अध्याय 3 आमंत्रण। हैरी ने किचन में पहुंचकर देखा कि डजली दंपत्ति के तीनों सदस्य टेबल के आसपास बैठे हुए थे। वह भी उनके पास बैठ गया, लेकिन उनमें से किसी ने भी ऊपर नहीं देखा। वार्नर अंकल का बड़ा लाल चेहरा सुबह के डेली मेल अखबार के पीछे छिपा था और पिटूनिया आंटी ग्रेप फ्रूट के टुकड़े कर रही थी। पिटूनिया आंटी के होंठ उनके घोड़े जैसे दांतों पर भींचे हुए थे। डडली बहुत गुस्से में दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह सामान्य से ज्यादा जगह घेर रहा था। यह बड़ी अजीब बात थी, क्योंकि वह हमेशा चौकोर टेबल का एक पूरा हिस्सा घेर लेता था। पिटूनिया आंटी ने ग्रेप फ्रूट का चौथाई टुकड़ा डडली के प्लेट पे रखते हुए कहा, लो दीदी बेटा। यह सोचकर डडली ने उन्हें गुस्से से घूर कर देखा। जब से वह गर्मियों में अपना सालाना रिपोर्ट कार्ड लेकर घर लौटा था, तभी से उसकी जिंदगी बड़ी दुख भरी हो गई थी। वार्नर अंकल और पिटूनिया आंटी ने डडली के खराब नंबरों के लिए हमेशा की तरह बहाने खोज लिए थे। पिटूनिया हमेशा जोर देकर कहती थी कि डडली बहुत ही प्रतिभाशाली है, लेकिन उसके टीचर्स उसकी प्रतिभा को पहचान नहीं पाए हैं। जबकि वार्नर अंकल यह कहते थे कि वे अपने बेटे को गऊ जितना सीधा साधा नहीं बनाना चाहते। रिपोर्ट में यह भी लिखा था कि डडली दूसरे लड़कों को परेशान करता है और सताता है, लेकिन उसके मम्मी डैडी ने इस बात पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। पिटूनिया आंटी ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा, वह थोड़ा शरारती तो है, लेकिन मक्खी तक को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बहरहाल रिपोर्ट के अंत में स्कूल की नर्स ने चुनिंदा शब्दों में एक टिप्पणी लिखी थी। इसके बारे में रोनन अंकल और पिटूनिया आंटी भी बहाने नहीं बना सके। चाहे पिटूनिया आंटी कितना ही कहें कि डडली की हड्डियां बड़ी थी और उसका मोटापा दरअसल सेहत की निशानी थी तथा बड़े होते बच्चों को ढेर सारे खाने की जरूरत होती है, लेकिन सच्चाई यह थी कि स्कूल में अब उसके नाप की यूनिफॉर्म नहीं थी। स्कूल की नर्स ने वह देख लिया था जो पिटूनिया आंटी की आंखें देखने से इनकार कर रही थी। हालांकि उनकी आंखें इतनी तेज थीं कि अपनी चमकती दीवारों पर उंगलियों के निशान तक तत्काल देख लेती थीं और अपने पड़ोसियों के यहाँ आने जाने वाले पर पूरी नजर रखती थीं। स्कूल नर्स ने साफ शब्दों में लिखा था कि डडली को अतिरिक्त पोषण की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका डील डॉल और वजन अब किसी छोटी वेल के बराबर हो चुका है। इस पर काफी कोहराम मचा और बहस हुई, जिससे हैरी के बेडरूम का फर्श हिल गया। पिटूनिया आंटी के काफी आंसू बहाने के बाद आखिरकार डडली की डाइटिंग योजना शुरू हो गई। इस मेल्टिंग्स की स्कूल नर्स ने जो डाइटिंग चार्ट भेजा था, उसे फ्रिज पर टेप से चिपका दिया गया था। यही नहीं, फ्रिज में से डडली की सभी प्रिय चीजें हटा दी गई थी, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स, केक, चॉकलेट, बर्गर। इसके बजाय अब उसमें फल, सब्जियां और ऐसी चीजें भर दी गई थी जिन्हें वार्नर अंकल खरगोशों का भोजन कहते थे। डडली को खुश करने के लिए पिटूनिया आंटी ने जोर देकर कहा कि पूरे परिवार को उसी डाइटिंग चार्ट के हिसाब से खाना मिलेगा। उन्होंने हैरी की तरफ ग्रेप फ्रूट का चौथा हिस्सा बढ़ा दिया। हैरी ने देखा कि उसका टुकड़ा डडली के टुकड़े से काफी छोटा था। पिटूनिया आंटी की राय में डडली का मनोबल बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका यह था कि उसे हैरी से ज्यादा खाने को मिले। लेकिन पिटूनिया आंटी यह नहीं जानती थी कि हैरी के फर्श के ढीले बोर्ड के नीचे क्या छिपा हुआ था। उन्हें जरा भी पता नहीं था कि हैरी डाइटिंग चार्ट का बिल्कुल भी पालन नहीं कर रहा था। जिस पल हैरी को यह पता चला कि उसे गर्मियों में गाजर मूली खाकर जिंदा रहना पड़ेगा, उसने फौरन हेडविग को अपने दोस्तों के पास भेजकर मदद मांगी और उन्होंने उसका पूरा साथ दिया। हरमाइनी के घर से हेडविग एक बड़ा बॉक्स लेकर आई, जिसमें बिना शक्कर के खाद्य पदार्थ थे। हरमाइनी के मम्मी डैडी डेंटिस्ट हैं। हॉगवर्ट्स के गेमकीपर हैग्रिड ने घर पर बनाए रॉक केक की पूरी थैली भेज दी, लेकिन हैरी ने उन्हें छुआ तक नहीं, क्योंकि हैग्रिड की पाक कला के बारे में उसके ज्यादा अच्छे अनुभव नहीं थे। मिसेस वीजली ने अपने पारिवारिक उल्लू एरल के साथ एक बहुत बड़ा फ्रूट केक और पेस्ट्रीज भेजी थी। बूढ़े और कमजोर एरल को इस यात्रा की थकान उतारने में पूरे 5 दिन लगे, और फिर हैरी के बर्थडे पर, जिसे डस्टी परिवार पूरी तरह भूल गया था, उसे 4 बेहतरीन बर्थडे केक मिले जो रॉन, हर्माइनी, हैग्रिड और सीरियस ने भेजे थे। हैरी के पास अब भी उनमें से 2 केक बचे थे, इसलिए वो शिकायत किए बिना ग्रेप फ्रूट खाता रहा। वो अच्छी तरह से जानता था कि अपने कमरे में जाने के बाद वो डट कर नाश्ता कर सकता है। वार्नन अंकल ने अखबार को एक तरफ रखा और अपने ग्रेप फ्रूट के चौथाई हिस्से को बड़ी अरुचि से देखा। उन्होंने शिकायती अंदाज में पिटूनिया से पूछा, बस इतना ही? पिटूनिया आंटी ने उन्हें घूर कर देखा और फिर डडली की तरफ इशारा किया, जो अपना ग्रेपफ्रूट का टुकड़ा खत्म कर चुका था और अपनी सूअर जैसी आंखों से हैरी के टुकड़े को हसरत से एकटक देख रहा था। वार्नन अंकल ने जोरदार आ भरी, जिससे उनकी बड़ी घनी मूछें हिल गई। इसके बाद उन्होंने अपनी चम्मच उठाई। तभी दरवाजे की घंटी बजी। वार्नन अंकल कुर्सी से उठकर हॉल की तरफ चल दिए। जब पिटूनिया आंटी केतली में उलझी थी, तो मौके का फायदा उठाकर डडली ने एक ही झटके में वार्नर अंकल का बचा हुआ ग्रेप फ्रूट चुरा लिया। हैरी ने सुना कि दरवाजे पर कोई हंस रहा था
और वार्नर अंकल रूखेपन से उसकी बात का जवाब दे रहे थे। फिर सामने वाला दरवाजा बंद हो गया और हॉल से कागज फटने की आवाज आई। पिटूनिया आंटी ने केतली टेबल पर रख दी और उत्सुकता से इंतजार करने लगी कि वार्नर अंकल क्या लेकर आ रहे हैं। उन्हें ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। 1 मिनट बाद ही वार्नर अंकल लौट आए। वे आग बबूला दिख रहे थे। उन्होंने हैरी से गुर्रा कर कहा, तुम ड्राइंग रूम में आओ अभी। हैरी इस बात पर हैरान था कि इस बार उसने कौन सी गलती कर दी। बहरहाल वह उठकर खड़ा हुआ और वार्नर अंकल के पीछे पीछे किचन से बाहर निकलकर ड्राइंग रूम में पहुंच गया। वार्नर अंकल ने दरवाजे को तेजी से बंद कर दिया। तो उन्होंने तेजी से अंगीठी की तरफ जाते हुए हैरी से कहा, जैसे वे उसे गिरफ्तार करने का आदेश सुनाने वाले हों। तो हैरी को यह कहने का बहुत मन हुआ, तो क्या, लेकिन उसने वार्नर अंकल के गुस्से को सुबह सुबह जगाना ठीक नहीं समझा, खासकर तब जब वे कम भोजन मिलने के कारण पहले से ही काफी तनाव में थे। इसलिए वे अपने चेहरे पर विनम्रता पूर्वक हैरानी का भाव लाकर उन्हें देखता रहा। यह अभी हाल आई है, वार्नर अंकल ने हैरी की तरफ एक बैगनी कागज लहराते हुए कहा। चिट्ठी है तुम्हारे बारे में। हैरी की उलझन बढ़ गई। वार्नर अंकल को उसके बारे में कौन चिट्ठी लिख सकता है? उसका ऐसा कौन सा परिचित था जो पोस्टमैन के माध्यम से चिट्ठी भेजेगा? वार्नर अंकल ने हैरी को गुस्से से घूरा और फिर जोर से चिट्ठी पढ़ने लगे। प्रिय मिस्टर और मिसेस डर्सली, हमारा कभी परिचय नहीं हुआ है, लेकिन मुझे यकीन है कि हैरी ने आपको मेरे बेटे रॉन के बारे में काफी कुछ बताया होगा। जैसा कि हैरी ने आपको बताया होगा, अगले सोमवार की रात को क्विडिच वर्ल्ड कप का फाइनल होने वाला है। मेरे पति आर्थर जादुई खेल विभाग के संपर्कों की बदौलत बढ़िया टिकट लाने में कामयाब हो गए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप हैरी को हमारे साथ मैच देखने की इजाजत दे देंगे, क्योंकि ऐसा मौका जिंदगी में बार बार नहीं मिलता है। ब्रिटेन में 30 साल बाद वर्ल्ड कप हो रहा है और टिकट बड़ी मुश्किल से मिले हैं। अगर हैरी गर्मी की बची हुई छुट्टियों में हमारे घर रहेगा तो हमें खुशी होगी। हम उसे स्कूल जाने वाली ट्रेन में सुरक्षित बैठा देंगे। यह सबसे अच्छा रहेगा कि आप अपना जवाब हैरी को बता दें, ताकि वह सामान्य तरीके से हमें खबर कर दे। इसकी वजह यह है कि मगलू पोस्टमैन हमारे घर पर आज तक एक भी चिट्ठी नहीं लाया है। अब मुझे लगता है उसे पता भी नहीं होगा कि हमारा घर कहाँ है। हैरी को जल्दी देखने की आशा में, आपकी मॉली वीजली। पुनश्च मुझे आशा है कि मैंने पर्याप्त टिकट लगा दिए होंगे। वार्नर अंकल ने चिट्ठी पढ़ना बंद करके अपने हाथ जेब में डाला और उसमें से एक चीज बाहर निकाली। वे कुर्रा कर बोले, इसे देखो। उनके हाथ में वो लिफाफा था जिसमें मिसेस वीजली की चिट्ठी आई थी। हैरी जोर से हंसने वाला था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। पूरे लिफाफे पर टिकट ही टिकट लगे हुए थे। सिर्फ सामने की तरफ 1 इंच की जगह खाली छूटी थी, जिसमें मिसेस वीजली ने छोटे छोटे अक्षरों में डसली दंपत्ति का पता लिखा था। उन्होंने पर्याप्त टिकट तो लगाए हैं, हैरी ने इस तरह कहा जैसे मिसेस वीजली जैसी गलती कोई भी कर सकता था। वार्नर अंकल की आंखें गुस्से से लाल हो गई। पोस्टमैन बहुत हैरान था, उन्होंने दांत भींच कर कहा। वह यह जानने के लिए बेताब था कि ये चिट्ठी कहाँ से आई है, इसलिए उसने घंटी बजाई थी। उसे बात बहुत अजीब लग रही थी। हैरी कुछ नहीं बोला। किसी और को यह समझ में नहीं आता कि वार्नर अंकल ज्यादा टिकटों के बारे में इतने परेशान क्यों थे, लेकिन हैरी डसली दंपत्ति के साथ बहुत लंबे समय से रह रहा था और वह अच्छी तरह से जानता था कि वे लोग हर असामान्य बात के बारे में बहुत संवेदनशील हैं। डसली परिवार का सबसे बड़ा डर यह था कि कहीं किसी को यह पता न चल जाए कि उनका मिसेस वीजली जैसे लोगों के साथ किसी तरह का संबंध है, चाहे वह संबंध कितनी ही दूर का क्यों ना हो। वार्नर अंकल अब भी हैरी को गुस्से से घूर रहे थे। उधर हैरी सामान्य दिखने की कोशिश कर रहा था। अगर उसने कोई मूर्खतापूर्ण बात या काम नहीं किया तो उससे जिंदगी की सबसे मजेदार चीज मिल सकती थी। उसने वार्नर अंकल की कुछ कहने का इंतजार किया, लेकिन वे उसे लगातार घूरते रहे। आखिर हैरी ने खुद ही खामोशी तोड़ने का फैसला किया। उसने पूछा, तो मैं उनके घर रहने जा सकता हूँ? वार्नर अंकल के बड़े बैगनी चेहरे पर एक हल्की सी थिरकन दिखाई दी। उनकी मूछें हिली। हैरी को पता था कि उनका दिमाग इस वक्त क्या सोच रहा होगा। वह जानता था कि वार्नर अंकल की दो सबसे मूलभूत इच्छाओं में जमकर संघर्ष हो रहा होगा। हैरी को जाने की इजाजत देने का मतलब हैरी को खुशी पहुंचाना था, और वार्नर अंकल 13 साल से इसके विरोध में काम कर रहे थे। दूसरी तरफ हैरी को गर्मी की बाकी छुट्टियों में वीजली परिवार के यहाँ भेजने का मतलब यह भी था कि उन्हें उम्मीद से 2 सप्ताह पहले ही उससे छुटकारा मिल जाएगा। वार्नर अंकल हैरी को अपने घर में रखना कतई पसंद नहीं करते थे। सोचने का समय निकालने के लिए वे मिसेस वीजली की चिट्ठी की तरफ दोबारा देखने लगे। उन्होंने दस्तखत को हिकारत से घूरते हुए कहा, यह औरत कौन है? आप उन्हें देख चुके हैं, हैरी बोला। वे मेरे दोस्त की मम्मी हैं। पिछले टर्म के आखिर में वे हॉग स्कूल की ट्रेन पर लेने आई थी। उसके मुंह से हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस निकलने ही वाला था। बहरहाल उसने खुद को समय रहते रोक लिया, क्योंकि इससे उसके वार्नर अंकल का गुस्सा निश्चित रूप से भड़क जाता।
डसली परिवार में कोई भी हैरी के स्कूल का नाम जोर से नहीं लेता था। वॉर्नन अंकल ने अपने बड़े चेहरे को सिकोड़ लिया, जैसे वो कोई बहुत अप्रिय चीज याद करने की कोशिश कर रहे हों। वह गोल मटोल सी औरत, उन्होंने आखिरकार बड़बड़ा कर कहा, जिसके लाल बालों वाले ढेर सारे बच्चे थे। हैरी की त्योरियां चढ़ गईं। उसने सोचा, वॉर्नन अंकल किसी को गोल मटोल कैसे कह सकते हैं, जबकि उनका खुद का बेटा डडली आखिर उस मुकाम पर पहुंच गया है जिस दिशा में वह 3 साल की उम्र से चल रहा था। अब उसकी चौड़ाई उसकी लंबाई से ज्यादा हो चुकी थी। वॉर्नन अंकल दोबारा चिट्ठी पढ़ने लगे। क्विडिच, उन्होंने धीरे से कहा। क्विडिच क्या भला है? हैरी को दूसरी बार चिढ़ हुई। यह एक खेल है, उसने रूखेपन से कहा, जो झाड़ुओं पर खेला जाता है। ठीक है, वॉर्नन अंकल ने जोर से कहा। हैरी को यह देखकर संतुष्टि मिली कि उसके अंकल अब थोड़ी दहशत में दिख रहे थे। यह साफ नजर आ रहा था कि वे अपने ड्राइंग रूम में झाड़ुओं शब्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने एक बार फिर चिट्ठी पढ़ने की शरण ली। हैरी ने उनके होठों को यह शब्द पढ़ते सुना। आप अपना जवाब हैरी को बता दे ताकि वह सामान्य तरीके से हमें खबर भेज दे। उनका मुंह बन गया। उन्होंने पूछा, सामान्य तरीके से उनका क्या मतलब है? जो हम लोगों के लिए सामान्य है, हैरी ने कहा, और इससे पहले कि उसके अंकल उसे रोक पाते, उसने तुरंत कह दिया, उल्लू द्वारा चिट्ठी भेजना, यही जादूगरों का सामान्य तरीका है। वॉर्नन अंकल इतने गुस्से में आ गए जैसे हैरी ने कोई बहुत ही गंदी बात कह दी हो। गुस्से से कांपते हुए उन्होंने डर कर खिड़की की तरफ देखा, जैसे उन्हें यह उम्मीद हो कि उनके पड़ोसी कांच पर कान लगाकर उनकी बातें सुन रहे होंगे। तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा कि मेरे घर में किसी तरह की अजीब बात की जिक्र नहीं होना चाहिए, उन्होंने फुफकारते हुए कहा। उनके चेहरे का रंग अब गहरा जामुनी हो गया था। यह मत बोलो कि तुम यहाँ पर जिन कपड़ों में खड़े हो वो पिटूनिया और मैंने तुम्हें दिए हैं। यह तो डडली की उतरन है, हैरी ने ठंडेपन से कहा। यह सच भी था। इस समय वो जो शर्ट पहने था वो बहुत बड़ी थी। उसे इसकी आस्तीन 5 बार मोड़नी पड़ी थी, तब कहीं जाकर उसे अपने हाथ दिखते थे और वह उनका उपयोग कर पाता था। उसकी शर्ट इतनी लंबी थी जो उसकी बहुत चौड़ी जीन्स के घुटनों से भी नीचे तक पहुंच जाती थी। वर्नन अंकल ने गुस्से से कांपते हुए कहा, मैं इस तरह की बात सहन नहीं करूंगा। लेकिन हैरी अब उनके तेवर झेलने के लिए तैयार नहीं था। अब वे दिन लद गए थे जब उसे मजबूरन डसली परिवार के हर मूर्खतापूर्ण नियम को मानना ही पड़ता था। वो डडली के डाइटिंग चार्ट का पालन नहीं कर रहा था और उसने यह ठान लिया था कि वॉर्नन अंकल चाहे जो कर लें, वह क्विडिच वर्ल्ड कप देखने के लिए जाकर ही रहेगा। एक गहरी सांस खींचकर हैरी बोला, ठीक है, तो आप मुझे वर्ल्ड कप देखने की इजाजत नहीं देंगे? क्या अब मैं अपने कमरे में जा सकता हूँ? मैं अपने गॉडफादर सीरियस को चिट्ठी लिख रहा हूँ। उसने तुरुप का पत्ता चल दिया था। उसने जादुई शब्द कह दिए थे। उसने देखा कि वॉर्नन अंकल के चेहरे से बैगनी रंग उड़ गया और यह बुरी तरह से फिटी हुई ब्लैक करंट आइसक्रीम के रंग का दिखने लगा। तुम तुम उन्हें चिट्ठी लिख रहे हो? वॉर्नन अंकल ने पूछा। हालांकि वे अपनी आवाज को शांत रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी छोटी छोटी आंखों की पुतलियां अचानक डर के मारे सिकुड़ गई थीं। जी हाँ, हैरी ने समान अंदाज में जवाब दिया। मैंने उन्हें काफी समय से चिट्ठी नहीं लिखी है। आप जानते हैं, अगर उन्हें मेरी चिट्ठी नहीं मिली तो वे सोचेंगे कि मुझे कुछ हो गया है। हैरी इन शब्दों से पड़ने वाले प्रभाव का आनंद लेने के लिए ठहर गया। उसे पता था कि वॉर्नन अंकल के मोटे, काले और मांग निकले बालों के नीचे मौजूद दिमाग क्या सोच रहा होगा। अगर उन्होंने हैरी को चिट्ठी नहीं भेजने दी तो सीरियस ये सोचने लगेगा कि हैरी के साथ बुरा बर्ताव हो रहा है। दूसरी तरफ अगर उन्होंने चिट्ठी भेजने दी तो हैरी सीरियस को यह बता देगा कि वे लोग हैरी को क्विडिच वर्ल्ड कप में नहीं जाने दे रहे हैं, और इस तरह सीरियस को पता चल जाएगा कि हैरी के साथ सचमुच बुरा बर्ताव हो रहा है। वॉर्नन अंकल अब एक ही काम कर सकते थे। हैरी को उनके चेहरे पर उनका फैसला इतनी ही स्पष्टता से दिख गया कि जैसे उनकी घनी मूछों वाला चेहरा आईना हो। हैरी ने अपनी मुस्कुराहट रोकने और अपने चेहरे को सपाट रखने की कोशिश की, और फिर, अच्छा ठीक है, तुम उस घटिया बेहुदा इस वर्ल्ड कप चीज में जा सकते हो। तुम इन इन वीजली लोगों से कह देना कि वे तुम्हें यहाँ से ले जाएं। मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं है कि मैं तुम्हें देश भर में छोड़ने जा सकूं, और तुम बाकी की छुट्टियां भी वहीं बिताना। और तुम अपने अपने गॉडफादर को भी बता देना, उन्हें बता देना कि हमने तुम्हें जाने की इजाजत दे दी है। ठीक है, हैरी ने खुशी से झूमते हुए कहा। वह मुड़ा और ड्राइंग रूम के दरवाजे की तरफ चल दिया। उसकी इच्छा हो रही थी कि वह हवा में उछलकर नाचने लगे। वह जा रहा है, वो वीजली परिवार के यहाँ रहने जा रहा है, वह क्विडिच वर्ल्ड कप देखने जा रहा है। बाहर हॉल में वह डडली से टकराते टकराते बचा, जो दरवाजे के पीछे खड़ा हुआ था। उसे उम्मीद थी कि हैरी को जमकर डांट पड़ेगी, जिसे सुनकर उसे मजा आएगा।
बहरहाल हैरी के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर वह सदमे में आ गया। कितना बढ़िया नाश्ता था, है ना? हैरी बोला। मेरा तो पेट भर गया। और तुम्हारा? डडली के चेहरे पर हैरानी का भाव देखकर हैरी हंस दिया। फिर एक बार में 3-3 सीढ़ियां लांघकर वो जल्दी से अपने बेडरूम में घुस गया। उसे सबसे पहले हेडविग दिखाई दी, जो वापस लौट आई थी। वो अपने पिंजरे में बैठकर अपनी बड़ी बड़ी लाल आंखों से हैरी को घूर रही थी। वो अपनी चोंच से इस तरह कुटकुटा रही थी जैसे वो किसी चीज से चिढ़ रही हो। जल्दी ही हैरी को पता चल गया कि वो किस बात से चिढ़ रही थी। आउच! हैरी बोला। एक छोटी भूरी पंख वाली टेनिस बॉल जैसी चीज हैरी के सिर के ऊपर टकराई। हैरी अपने सिर को कसकर मलते हुए देखने लगा कि उससे कौन सी चीज टकराई थी। उसे एक उल्लू दिखा, जो इतना छोटा था कि उसकी मुट्ठी में आ सकता था। वह किसी पटाखे की तरह रोमांचित होकर पूरे कमरे में उड़ रहा था। तब जाकर हैरी को एहसास हुआ कि उल्लू ने उसके पैरों पर एक चिट्ठी टपका दी थी। हैरी नीचे झुका। वो लिफाफे पर रॉन की लिखावट पहचान गया और उसने उसे खोल लिया। अंदर जल्दी में लिखी गई एक चिट्ठी थी। हैरी, डैडी को टिकट मिल गए हैं। आयरलैंड और बल्गेरिया का मैच सोमवार रात को। मम्मी मगलुओं को चिट्ठी लिख रही है ताकि तुम्हें हमारे यहाँ रहने के लिए बुला सकें। उन्हें शायद मम्मी की चिट्ठी मिल चुकी होगी, लेकिन मुझे पता नहीं कि मगलुओं की डाक कितनी देर में पहुंचती है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं पिग के हाथ खबर भिजवा दूं। हैरी ने पिग शब्द को घूरा और फिर उस छोटे उल्लू को देखा, जो अब छत पर लगे लैंप शेड के चारों तरफ घूम रहा था। वह कहीं से भी सूअर जैसा नहीं दिख रहा था। शायद उसे रॉन की लिखावट ठीक से समझ में नहीं आई होगी। चिट्ठी में आगे लिखा था, मगलुओं को अच्छा लगे या न लगे, हम तुम्हें लेने आ रहे हैं। तुम वर्ल्ड कप देखने का अवसर कैसे छोड़ सकते हो? मम्मी डैडी का कहना है कि पहले इजाजत मांगने का नाटक करना ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर वे हाँ कर देते हैं तो तुम पिक के माध्यम से फौरन खबर भिजवा देना। हम तुम्हें रविवार को 5 बजे लेने आ जाएंगे। अगर वे ना कहते हैं तो भी तुम पिक को फौरन भेज देना और हम तुम्हें फिर भी रविवार को 5 बजे लेने आएंगे। हरमाइनी आज दोपहर को आ रही है। पर्सी को अंतर्राष्ट्रीय जादुई सौहार्द विभाग में नौकरी मिल गई है। यहाँ आने के बाद उसके सामने विदेश के बारे में कोई बात मत छेड़ना, वरना वह तुम्हें बोर कर देगा। जल्दी ही मिलते हैं, रॉन। शांत हो जाओ, हैरी बोला। जब छोटा उल्लू उसके सिर पर मंडराने लगा, वह तेजी से ची ची कर रहा था। हैरी को लगा कि शायद वह इस बात पर गर्व कर रहा था कि उसने सही व्यक्ति तक चिट्ठी पहुंचा दी थी। यहाँ आओ और मेरा जवाब लेते जाओ। उल्लू उतरकर हेडविग के पिंजरे के ऊपर बैठ गया। हेडविग ने उसे गुस्से से देखा, जैसे कह रही हो कि जरा और पास आने की हिम्मत तो करो। हैरी ने बाज के पंख वाली अपनी कलम उठाई और नए चंपत्र पर चिट्ठी लिखने लगा। रॉन, सब ठीक है। मगलुओं ने जाने की इजाजत दे दी है। कल 5 बजे मिलते हैं। मुझसे सब्र नहीं हो रहा है, हैरी। उसने चिट्ठी को मोड़कर बहुत छोटा कर दिया और उस छोटे उल्लू के पैर से बांध दिया। उसे इस काम में बहुत मुश्किल आई, क्योंकि उल्लू रोमांच के कारण इधर उधर फुदक रहा था। जिस पल चिट्ठी बन गई, उल्लू उड़कर खिड़की से बाहर निकला और ओझल हो गया। हैरी हेडविग की तरफ मुड़ा। उसने उससे पूछा, लंबे सफर पर जाने के बारे में क्या विचार है? हेडविग ने गरिमापूर्ण ढंग से आवाज निकाली। तुम ये चिट्ठी सीरियस तक ले तो जाओगी? उसने अपनी चिट्ठी उठाते हुए कहा। लेकिन जरा ठहरो, मुझे इसमें कुछ और भी लिखना है। उसने दोबारा चंपत्र खोला और जल्दी से कुछ लाइनें जोड़ दी। अगर तुम मुझे चिट्ठी लिखो तो मेरे दोस्त रॉन के घर पर भेजना। गर्मी की बची हुई छुट्टियों में मैं वहीं रहूंगा। उसके डैडी क्विडिच वर्ल्ड कप के टिकट ले आए हैं। फिर उसने हेडविग के पैर में चिट्ठी बांध दी। वो बिल्कुल स्थिर खड़ी रही, जैसे यह बताना चाहती हो कि चिट्ठी पहुंचाने वाले उल्लू को किस तरह व्यवहार करना चाहिए। हैरी ने उससे कहा, जब तुम वापस लौटोगी तो मैं रॉन के यहाँ मिलूंगा, ठीक है? हेडविग ने प्यार से उसकी उंगली पर चोंच मारी। इसके बाद वो अपने बड़े पंख फैलाकर खुली खिड़की से बाहर उड़ गई। हैरी ने उसे ओझल होते देखा और फिर रेंगकर अपने पलंग के नीचे घुस गया। उसने फर्श के ढीले बोर्ड को हटाकर अंदर से बर्थडे केक का एक बड़ा टुकड़ा बाहर निकाला। वह फर्श पर बैठकर उसे खाने लगा और आनंद की लहरों में डूब गया, जो उसके अंदर बार की तरह लहरा रही थी। उसके पास केक था, जबकि डडली के पास ग्रेप फ्रूट के सिवाय और कुछ नहीं था। गर्मी का सुहाना दिन था। वह कल प्रिवेट ड्राइव छोड़कर जाने वाला था। उसके घाव का निशान एक बार फिर समान हो गया था और वह क्विडिच वर्ल्ड कप देखने जा रहा था। उसे इस समय किसी चीज की चिंता नहीं हो सकती थी, लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट की भी नहीं।